नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए ऑनलाइन क्लास। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके इस चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12 का हिंदी। उसमें हमारा जो पाठ है पाठ दो कौन सा है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखा गया है उसने कहा था का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, यानी कि हमारा उसने कहा जो लेखक, उसने कहा कहानी के जो लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनका आज कवि परिचय और उसने कहा था पाठ का परिचय आज हम पढ़ेंगे। क्या है इस पाठ में? ये एक कहानी है और किस प्रकार की कहानी है ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि उसने क्या कहा था, ठीक है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसने क्या कहा था। देखिए नाम से ही हमें क्या लग रहा है कि हम पढ़े और ये जाने कि उसने क्या कहा था, कौन है, किसने क्या कहा था, हम ये जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमारा बिहार बोर्ड का सेकेंड चैप्टर है, बिहार बोर्ड हिंदी की जो बुक है आपका उसका सेकेंड चैप्टर है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया और उसका फर्स्ट लेक्चर है हमारा ये। तो देखिए ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, देख लीजिए आप। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883, ठीक है, 1883। निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 यानी कि 1922 जन्म स्थान था उनका जयपुर, राजस्थान के है ये, ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। और उनका जो निधन है यानी कि मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1922 में। और उनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। ये तो उनका परिचय हुआ, ठीक है। अब इनका मूल निवास कहाँ था? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मतलब उनका जो मूल निवास, जहाँ वे स्थायी रूप से निवास करने लगे, तो वो स्थान कौन सा था? हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गुलेर नामक गांव में उनका मूल स्थान था, ठीक है। उनके पिता पंडित शिवराम जी थे और शिक्षा हुई थी उनकी बचपन में संस्कृत की शिक्षा हुई थी, ठीक है। किसकी हुई थी? संस्कृत की। और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता में हुई। इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, इसे मैट्रिक कहेंगे, मैट्रिक 1901 में, कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया उन्होंने। क्या किया? देखिए संस्कृत में उन्होंने शिक्षा ली बचपन में, ठीक है। उसके बाद में 1899 में इलाहाबाद में तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में एंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने इंटरमीडिएट किया और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया था, ठीक है। आगे चलते हैं कि उनकी प्रवृत्ति क्या थी। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कौन आ गए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। यानी कि 1904 में जयपुर के दरबार की ओर से खेतड़ी के जो नाबालिग राजा थे, राजकुमार थे जयसिंह, राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर कहाँ आ गए? बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए, क्योंकि जयसिंह जी कहाँ पढ़ने के लिए आए थे? अजमेर में आए थे। तो उनके अभिभावक यानी कि संरक्षक यानी कि पेरेंट्स बनकर, उन गार्जियन बनकर आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बने। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। देखिए 1916 में वे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर भी रहे। वे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में बताया जा रहा है कि वे अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर उन्होंने आग्रह किया और वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभाग के कार्यवाहक और प्राचार्य भी रहे और मनिंद्र चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर भी रहे, ठीक है। संपादन, समालोचक और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका उन्होंने यहाँ पर जो पत्रिका का संपादन किया था वो कौन सी थी? समालोचक और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो बनारस से निकलती थी, ठीक है। आगे चलते हैं रचनाएं।
अब देखिए रचनाओं में सबसे पहले हमने कहानियां ली है। यहाँ कहानी है उनकी सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुई। बुद्ध का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, जो हमारा आज का विषय है उसने कहा था। ठीक है, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन भी किया उन्होंने। किस किस विषय पर? प्राच्य विद्या, इतिहास पर, इतिहास के कई विषय उन्होंने लिए। ठीक है, पुरातत्व यानी कि जो ऐतिहासिक सामग्री थी यानी कि उनके ऊपर भी उन्होंने निबंध लिखे, भाषा विज्ञान पर, और समसामयिक यानी कि उस समय तात्कालिक समय में कौन कौन से विषय थे उनके ऊपर भी उन्होंने निबंध लिखे थे। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, डिंगल एक भाषा है, राजस्थानी भाषा है ये, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रियम आदि प्रमुख निबंध हैं उनके। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित की गई। ठीक है, तो ये था चंद्रधर शर्मा जी की रचनाएं यानी कि उनका रचनात्मक जीवन। अंग्रेजी में ए पोयम बॉय फॉस, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध भी लिखे उन्होंने। ये सब इंग्लिश में लिखे थे उन्होंने, अंग्रेजी भाषा के निबंध है ये सारे। ठीक है, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी उन्होंने। इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं शती के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। ठीक है, 20वीं सदी के प्रथम चरण में ये। ठीक है, हम इसे आधुनिक काल में कह सकते हैं कि ये आधुनिक काल के लेखक और कवि थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। जब उस समय जो समय चल रहा था उस समय हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का इतना प्रचलन नहीं था। उस समय वे प्रकांड यानी कि बहुत इन भाषाओं में दक्ष थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। ठीक है, किनकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। ठीक है, वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन से युग के लेखक और कवि थे? द्विवेदी युग के। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक और कवि थे। गूढ़ और विदग्ध, हास परिहास और व्यंग से परिपूर्ण, गूढ़, विदग्ध, हास परिहास और व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते थे। मतलब उस समय जो समय चल रहा था उस समय को लेकर अगर बात करें तो चंद्रधर शर्मा जी की रचनाएं जो थी वो बहुत ही अनोखी थी, तो वो अपने समय से कुछ आगे चल रहे थे। द्विवेदी युगीन जो प्रवृत्तियां थी उन प्रवृत्तियों को उन्होंने पीछे छोड़कर और नई प्रवृत्तियों को उन्होंने अपना लिया था। वस्तुतः वे अपने युग अत्यंत प्रतिभाशाली, अपने युग के, ठीक है, अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। ठीक है, उस समय उनका नाम बहुत ही उच्च श्रेणी के कवियों और लेखकों में लिया जाता था। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी है। देखिए बहुत ज्यादा कहानीकार नहीं थे वह, लेकिन 3 ही कहानी लिखी, तीनों इतनी उच्च श्रेणी की कहानी लिखी कि आज वे तीनों कहानियां साहित्य में स्थान रखती है। ठीक है, तो गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। सिर्फ 3 कहानियों को लिखकर ये लेखक कहानीकार के रूप में अमर हो गए कि एक कहानीकार है। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। मतलब उन्होंने विषय वस्तु, जो अपनी कहानी का विषय वस्तु बनाया, यानी कि जो विषय चुना है और जो भाषा अपनाई है, और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका अनवरत यानी कि जो लगातार वो चलता रहा, एक सततता मिलती है, उसको निरंतरता मिलती है कहानी को, वो निरंतरता बहुत ही अनोखी ढंग की थी। ठीक है, तो इसलिए उनकी कहानी को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, और
उनके शिल्प के कारण, शिल्प का मतलब उनके शब्दों का, उनकी व्याकरणिक दृष्टि से उनकी भाषा का बहुत विशेष स्थान था। सहज समझने योग्य भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उनकी जो कहानी है बहुत विशेष स्थान रखती है। समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती, यानी कि द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था और एक नया भाव, एक नई प्रवृत्ति को उन्होंने जन्म दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और उन प्रवृत्तियों को लेकर उन्होंने जो रचनाएं की है, यानी कि जो कहानियां लिखी थी, वो कहानियां उनके समय से बहुत आगे प्रतीत होती थी। हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है कि माना जाता है भले ही 3 कहानी लिखी, लेकिन हिंदी कहानी को उन्होंने आगे बढ़ाने, नई नई प्रवृत्तियों को अपनाने का एक लक्ष्य प्राप्त करा, एक रास्ता दिखाया उन्होंने। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संघान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली और आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है कि चंद्रधर शर्मा आधुनिक काल के लेखक और कवि थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रवृत्तियों, अपने काल की प्रवृत्तियों को पीछे छोड़कर और नई प्रवृत्तियों को अपनाकर अन्य कवियों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रकार के ये प्रकांड पंडित थे। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा, मतलब उस कहानी का जो विषय है। अगर आप ये देखें कि हमारा जो आज का विषय है कौन सा है, चंद्रधर शर्मा जो लेखक है उनका विषय लिया हमने, तो उनकी कौन सी कहानी हम हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। उसने कहा था, अब उसने कहा था नाम उनका जो टॉपिक है, उस प्रकरण को पढ़ते ही हम क्या सोचेंगे, उस शीर्षक को पढ़ते ही हम क्या सोचेंगे, उसने कहा था मतलब क्या कहा था और किसने कहा था और किससे कहा था। उस चीज को जानने के लिए हम उस कहानी को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और कहानी के अंदर जो निरंतरता बनी हुई है, मतलब कि एक कौतूहल है, यानी कि एक जिज्ञासा उत्पन्न रहती है कि कहानी आगे क्या कहने वाली है, पात्र क्या करने वाले हैं, ये पात्र किससे क्या करने वाला है, इस पात्र का यहाँ क्या एक मुख्य अभिनय होगा। ये मतलब हमारे मन में एक जिज्ञासा, कौतूहल बना ही रहता है। तो वो उनके लेखन की, उनकी कहानी की विशेषता थी उस समय की। ठीक है, कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि उनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है कि इनकी विषय वस्तु और कथ्य यानी कि कथा अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के है। यानी कि जो उनकी प्रवृत्तियां थी, उस प्रवृत्तियों को मतलब वो प्रवृत्तियां तो बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उनकी कहानी का जो निरंतर था, उनकी कहानी की जो विषय वस्तु थी, उसकी भाषा शैली थी, वो अपने काल से बहुत आगे थी, यानी कि बहुत विलक्षण प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे चलते हम। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। अमर रचना का मतलब है कि आज भी वह कहानियों में विशेष स्थान रखे हुए है। इतने साहित्य में जितनी भी कहानियां लिखी गई है, उन कहानियों में उसने कहा था कहानी एक प्रमुख स्थान रखी गई है। हम पढ़ेंगे और जानेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि उसने कहा था कहानी एक अमरता को क्यों प्रदान की गई है। ठीक है, यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। कालजयी का रचना का मतलब होता है कि अपने समय को प्रदर्शित करती हुई, अपने समय को का नेतृत्व करती हुई, कि उस समय के नेतृत्व की कहानी कौन सी है भाई, उसने कहा था कहानी पढ़ लो और उसकी उस समय की प्रवृत्तियों को जान लो, तो वो कालजयी रचना मानी जाती है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल रॉय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। ये बहुत पुरानी फिल्म है, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, और इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। यानी कि देखिए, ये कहानी इतनी विलक्षण थी और इतनी प्रभावित करने वाली थी कि इस कहानी को लेकर एक फिल्म भी बन चुकी है और कई नाटककारों ने रंगमंच पर इसका अभिनय भी किया है। तो देखिए, इस कहानी के जो विषय है वो कितने प्रभावित करने वाले हैं, कितने कौतूहलवश है, कितने जानने की इच्छा रखने वाले हैं। तो इस कहानी को इसलिए कालजयी रचना माना गया है और अमर रचना माना गया है।
शुद्ध प्रेम को आध्यात्मिक अनुभूति, यानी कि शुद्ध प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति किस प्रकार होती है, किस प्रकार पात्र प्रेम की तरफ जाते जाते अचानक से बलिदान की तरफ हो जाते हैं, ये इसमें प्रदर्शित किया गया है। और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। उत्सर्गमय अभिव्यक्ति कि किस प्रकार वह साधारण सी बात में ही बहुत बड़ी बात कह जाता है, ये कहा गया है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। अमृतसर के बहुत भीड़ भाड़ खचाखच बाजार में से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का यानी कि लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है, ठीक है। लहना सिंह है, वह 8 वर्ष की एक बच्ची होती है, उसे पहले तांगे चलते थे तो उसको तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई, कुड़माई का मतलब होता है मंगनी और मंगनी का मतलब होता है सगाई। अब आप कहेंगे कि 8 वर्ष की बच्ची से क्या पूछ रहा है, तो पहले बहुत छोटी उम्र में ही शादी ब्याह के रिश्ते संपन्न हो जाते थे, तो इसलिए उसने पूछ लिया, ठीक है, कि तेरी कुड़माई हो गई, तो यानी कि तेरी सगाई हो गई। तो लड़की फिर कहती है धत्त कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत्त कहकर भागने की बजाय कहती है हाँ कल हो गई। जब पहली बार मिलती है तब तो वो कहती है कि मतलब धत्त कहकर चली जाती है, लेकिन जब बाद में कभी मिलती है बहुत समय बाद तो वो कहती है कि मेरी कुड़माई यानी कि मेरी सगाई हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू, लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है, ठीक है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वहां सूबेदार ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और सूबेदारनी, यहाँ कहेंगे हम, वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे यानी बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। कौन लड़की थी? जो तांगे के नीचे आने से लहना सिंह ने उसे बचाया था, वह लड़की थी। कौन? सूबेदारनी। लहना सिंह के सूबेदार थे, उनकी पत्नी थी वो, ठीक है। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की, ठीक है। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती गई हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। जो नाटकीयता दिखाई देती है कहानी के अंदर, वह और निरंतरता दिखाई देती है, वो कहानी को पढ़ने के लिए पाठक को मजबूर किए देती है कि मुझे तो ये कहानी पूरी पढ़नी है कि लहना सिंह ने क्या कहा, उसने क्या कहा था, किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था या लहना सिंह ने कहा था या हजारा सिंह ने या बोधा ने, ठीक है। तो ये क्या कहा था ये इसमें बताया गया है। तो लहना सिंह कौन था भाई? जो अमृतसर के भीड़ बाजार में जिसने तांगे के नीचे आने से एक छोटी लड़की 8 वर्ष की बच्ची को बचाया था, ठीक है। फिर उससे पूछा कि भाई तेरी सगाई हो गई, तो वह दत्त कहकर और भाग गई। कुछ दिनों बाद जब मिली तो उसने कहा हाँ मेरी कुड़माई हो गई। उसके बाद उनका मिलन नहीं हुआ। उसके बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब वह मिली, कौन? सूबेदारनी के रूप में। लहना सिंह के सूबेदार थे हजारा सिंह और हजारा सिंह के बेटे थे बोधा। तो हजारा सिंह की पत्नी यानी कि सूबेदारनी के रूप में उसने लहना सिंह ने उस बच्ची को यानी उस लड़की को देखा और वो समझ गया कि जो मेरे सूबेदार जी है उनकी ही पत्नी है सूबेदारनी, जिसको मैंने कई वर्षों पूर्व ये पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो वो जो सूबेदारनी होती है वो लहना सिंह को कहती है कि तुम मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो लहना सिंह अपना आत्मोत्सर्ग कर देते हैं उन दोनों के लिए और सूबेदारनी के उस वचन का पालन करते हैं जो उसने लहना सिंह से लिया था, ठीक है। इस तरह प्रभावान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है कि वातावरण किस प्रकार का था।
पहले मार्ग जो बाजार था भीड़ भरा उसका वातावरण, उसके बाद लहना सिंह अचानक से मोर्चे पर थे, प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर थे, उसका वातावरण कैसा था। तो लेखक का यहाँ पर वातावरण की रचना में बहुत ही उत्कृष्ट विलक्षण रूप देखने को मिलता है। आरंभ से ही एक कुतूहल यानी जानने की इच्छा पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है कि उसने कहा था शीर्षक पढ़कर ही हम कुतूहलवश उस कहानी को पढ़ते जाएंगे और अंत में जानेंगे कि वास्तविक तौर पर उसने क्या कहा था और किसने कहा था, और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है। किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। उसने कहा था मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स यानी कि जो बहुत भयानक सी होती है उससे बोलते हैं विभत्स प्रवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता, यानी कि ठेस नहीं पहुंचती। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ठीक है, ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कि इस पाठ में कहानी का क्या मूल संवेदना क्या है, कि उसने कहा था जो कहानी है उसका यथार्थ क्या है, वो यथार्थ के बीच में एक सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर है और भावुकता इसमें दिखाई देती है कि पात्र किस प्रकार से भावुक हो जाते हैं, उनकी विलक्षणता क्या है। ठीक है, ये सब बताया है। और जो प्रेम था उसकी स्वर्गीय अनुभूति होती है, यानी कि जो प्रेम था वो एक शारीरिक प्रेम के रूप में नहीं था, उनके मन का प्रेम था और वो प्रेम अपने लहना सिंह को आत्मोत्सर्ग यानी कि बलिदान करने को मजबूर कर गया। वो भले ही सूबेदारनी, अब तो सूबेदारनी थी, लेकिन वो लहना सिंह उसे उस नज़र से न देखकर और अपनी उसी दोस्त की नज़र से देख रहा था, लेकिन जब वो सूबेदारनी बन गई तो उसके लिए वह एक जिम्मेदारी हो गई, तो जो वचन लिया था उसका पालन हुआ। ठीक है, और उसके साथ यहाँ आचार्य रामचंद्र जी कहते हैं कि निर्लज्जता के साथ पुकारा या करा नहीं रहा है, यानी कि भले ही इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति हुई है कि प्रेम हुआ था दोनों के कुछ दोनों के बीच में, लेकिन किसी प्रकार की कोई निर्लज्जता नहीं हुई थी, बहुत ही सात्विक था वो। ठीक है, इस प्रकार से न तो पुकारा गया, ना उसे किसी प्रकार का कुछ ताना दिया गया। कहानी में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता और वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है, मतलब कि कुछ गंदा सा दिखता हो ऐसा कुछ भी कहानी में नहीं है। ठीक है, प्रेम को भी बहुत उच्च शिखर पर पहुंचाने की कोशिश की है कि प्रेम, वास्तविक प्रेम क्या होता है, ये लेखक ने बताने की कोशिश की है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है कि पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है, यानी कि घटनाएं ही सभी कुछ बखान कर देती है। पात्र न बोले तो भी, मतलब एक अपेक्षा नहीं रखी गई है कि पात्र बोले तभी ही कहानी आगे बढ़ेगी। माहौल के अनुसार यानी कि वातावरण के अनुसार भी कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने भी इस कहानी की बहुत ही प्रशंसा करी थी। तो ये है आज हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई उसने कहा था पाठ का परिचय, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय, जीवन परिचय उनका, उनकी कृतित्व यानी कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी वो आज हमने इसमें पढ़ी है। तो बिहार बोर्ड का ये हमारा सेकंड जो लेसन है उसका फर्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है, तो आगे उसने कहा था कहानी के लिए आप इंतज़ार करिए कि उसने क्या कहा था। हम और आप मिलकर मज़ेदार ढंग से उस कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।